हेलो बच्चों, तो आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने वाले हैं क्लोरीन का विरंजक गुण। ठीक है ना, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं क्लोरीन Cl2 की। ठीक है, इनके अलावा आज हाइड्रोजन क्लोराइड को हम लोग पी वलक में कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें। तो चलिए हम अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ पढ़ते हैं। बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पी वलक्स में हम लोग क्लास 12 के लिए ग्रुप 15 और 16 अच्छा से हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ग्रुप 17 चल रहा है और आज का क्लास में आपका ये ग्रुप 16-17 भी कंप्लीट हो जाएगा और बच जाएगा एक लास्ट 18 जिसमें मैक्सिमम एक क्लास लगेगा। ठीक है ना, तो ओवरऑल हम लोग पी वलक कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हेडिंग है छोटू कि क्लोरीन की विरंजक क्रिया, क्लोरीन की विरंजक क्रिया, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्लोरीन है Cl2 है, नमी की उपस्थिति माने मॉइस्चर माने H2O के उपस्थिति में ये HClO बनाता है, जो विघटित होकर एक नवजात ऑक्सीजन देता है। वह नवजात ऑक्सीजन किसी रंगीन पदार्थ को रंगहीन में बदल देता है। इससे स्पष्ट होता है कि ये क्लोरीन एक विरंजक की तरह कार्य करता है, सफाई की तरह कार्य करता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास छोटू एक क्लोरीन माने Cl2 है। ठीक है ना, जब ये ध्यान दीजिए क्लोरीन की विरंजक क्रिया ऑक्सीकरण के कारण होती है, सही बात है। क्लोरीन नमी से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है, जो रंगीन पदार्थ को रंगहीन में बदल देता है। ये जो Cl2 है, ये नमी की उपस्थिति माने H2O के साथ क्रिया करके मेरे बाबू ये देता है HCl प्लस HClO। ये HClO विघटित होकर टूटकर ये मुक्त करता है नवजात ऑक्सीजन माने HCl प्लस नवजात ऑक्सीजन। यही आपका क्या होता है, नवजात ऑक्सीजन। ये नवजात ऑक्सीजन आपका है छोटे। ये नवजात ऑक्सीजन क्या करता है, कोई रंगीन पदार्थ रहे, कोई रंगीन पदार्थ रहे, ठीक है ना, उसको ये रंगहीन में बदल देता है, एकदम सीधे रंगहीन कर देगा, रंगहीन में बदल देता है। सफेद कपड़ा पर दाग लग जाना, ठीक है ना, क्या करना है, उसको हटाना है, दाग को, कलर को हटाना है। तो वह रंगीन चीज पर ये चीज HCl Cl2 और HCl ये मिल के HClO यदि यूज करते हैं तो ये नवजात ऑक्सीजन देगा। ये नवजात ऑक्सीजन दाग रहेगा, रंगीन चीज रहेगा, उसको क्या कर देगा, रंगहीन कर देगा, माने कलरलेस कर देगा। स्पष्ट ना। तो ये होता है क्लोरीन की विरंजक गुण। बेसिकली हम लोग ग्रुप 16 में भी इसको कवर किया है। स्पष्ट ना। चलिए यहाँ आ जाइए कि क्लोरीन के उपयोग। सबसे पहला उपयोग की कॉटन, ठीक है ना, कॉटन, रुई तथा कपड़ों के विरंजक में, मतलब उसको सफाई करने में, ठीक है ना, उसके विरंजक में इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, गोल्ड तथा प्लेटिनम के निष्कर्षण में, जब हम गोल्ड और प्लेटिनम का निष्कर्षण करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो फिर Cl2 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, पेयजल के उपयोग में, पेयजल को प्यूरिफाई करने के लिए ये Cl2 मिक्स की जाती है। नेक्स्ट, विषैली गैस। देखो Cl2 का यूज विषैली गैस जैसे फॉस्जीन, जिसका फार्मूला होता है COCl2, याद रहे, फॉस्जीन जिसका फार्मूला COCl2 होता है, जिसका ये जहरीला गैस होता है। ठीक है ना। आंसू गैस, ठीक है ना, आंसू गैस का फार्मूला होता है बाबू, आंसू गैस का फार्मूला होता है बाबू N2। ठीक है ना, क्या होता है, N2। लाफिंग गैस का फार्मूला N2 होता है, इसका होता है CCl3। ठीक है, फार्मूला CCl3NO2। ये लाफिंग आंसू गैस है, ठीक है ना। आंसू गैस का ये फार्मूला होता है CCl3NO2। ठीक है। मस्टर्ड गैस जिसका फार्मूला होता है ClCH2CH2 फिर SCH2CH2Cl। ठीक है ना। मस्टर्ड ऑयल का यही फार्मूला होता है गैस का के निर्माण में। नेक्स्ट, औषधियाँ, दवाई तथा ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे CCl4, टेट्राक्लोरोमेथेन, क्लोरोफॉर्म, CHCl3, DDT तथा प्रशीतक, कुल प्रशीतक के निर्माण में ये क्लोरीन का यूज है और इसका ब्लीचिंग एक्शन है। आप इसको नोट कर सकते हैं। हम अब लोग नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ेंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। स्पष्ट में इसको आप नोट करें छोटू।
तो बहु मेरे हाइड्रोजन क्लोराइड को हम लोग देखेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला होता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। सबसे पहले इसका प्रॉपर्टीज जानिए कि यह एक रंगहीन, ये क्या होता है, ये रंगहीन होता है, यह एक रंगहीन तथा तीखी गंध वाली गैस होती है। HCl गैस अवस्था में होता है, लेकिन ये जलीय अवस्था में जाता है तो इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब ये HCl रंगहीन होता है और तीखी गंध वाली गैस होती है, यह एक रंगहीन द्रव में आसानी से द्रवीकृत हो जाता है। जब हम लोग कलर्ड लिक्विड लेते हैं और उसमें इसको घुलाते हैं तो आसानी से वह द्रव में बदल जाता है, द्रवित हो जाता है, द्रवीकृत हो जाता है। अब इसके प्रिपरेशन की बात करेंगे कि इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रिपरेशन, फॉर्मेशन, निर्माण, इसको कंक H2SO4 के NaCl को गर्म करके बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंक H2SO4 और इनकी अभिक्रिया हम लोग NaCl से कराएंगे, और ये जो अभिक्रिया होगी, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा लो टेम्परेचर पर होगी, लो टेम्परेचर, ठीक है ना। इसमें ये क्या करता है कि यहां से H+ लेता है और यहाँ सोडियम आ जाता है, HCl निकल जाता है, मतलब बाहर पहले HCl निकलेगा और यहाँ बन जाता है NaHSO4। कैसे, ये जो अम्ल है ये 2 H+ देगा, यदि एक H+ देता है तो वह क्लोरीन के पास जाएगा, यहाँ से हमको H+ मिलेगा, इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव, तो जाहिर सी बात है H+ क्लोरीन के साथ जाएगा तो HCl निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन बच जाएगा जो यहाँ इस पर निगेटिव और सोडियम पर पॉजिटिव, ये कंबाइन कर लेगा HSO4, NaHSO4, पुनः NaHSO4 को लेते हैं हम और फिर इसकी अभिक्रिया हम NaCl से कराएंगे। लेकिन यहाँ पर लो टेम्परेचर था, अब यहाँ पर क्या होगा, हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर में ये हो जाएगा Na2SO4, ठीक है ना, यहाँ से सोडियम ले लेगा Na2SO4 आप प्लस HCl, तो ये हमको प्राप्त हो गया HCl। प्रयोगशाला में इस तरह से हम बनाते हैं, स्पष्ट। अब देखिए केमिकल रिएक्शन इसका देखते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले इसका अम्लीय प्रकृति देखेंगे। देखिएगा इसका जलीय विलयन, जब HCl को जल में ले जाते हैं तो विलयन बनता है। इसका जो जलीय विलयन होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है, ठीक है ना, जो प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। कैसे भाई, तो मान लीजिए हमारे पास है HCl, ठीक है, अभी इसको हम लोग जलीय विलयन में डालेंगे, जल में डालेंगे। जैसे ही इसको जल में डालेंगे तो ये अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाने लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि एसिड है तो H+ देगा, और जब ये H+ देगा तो पानी के पास लोन पेयर है, ये आसानी से क्या कर लेगा, H+ को ग्रहण कर लेगा, तो बन जाएगा यहाँ पर H3O+, और साथ में Cl- बाहर निकल जाएगा। और जब ये पानी में जैसे जा रहा है ये बना रहा है हाइड्रोनियम आयन। ये कौन आयन है, हाइड्रोनियम आयन। और जैसे ही हाइड्रोनियम आयन बन रहा है माने कि ये पदार्थ जो है अम्ल है, ठीक है ना। यही पहचान है, किसी पदार्थ को हम लोग एसिडिक नेचर पहचानने के लिए जल में डालते हैं तो हाइड्रोनियम आयन मुक्त करता है। जैसे ही हाइड्रोनियम आयन ये आयन मुक्त होगा तो हम समझ जाएंगे कि जो इस पदार्थ को हम डाले थे वह अम्ल है, स्पष्ट ना। क्वेश्चन आ सकता है कि HCl एक प्रबल अम्ल की तरह कार्य करता है, क्यों, तो क्या कहिएगा कि ये जल में घुल करके हाइड्रोनियम आयन प्रदान करते हैं, इसलिए ये एक प्रबल क्या अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट कि यह NH3 के साथ क्रिया कर NH4Cl के श्वेत ध्रुव बनाता है, व्हाइट फिल्म्स, ठीक है ना। ये जो है HCl बाबू मेरे, ये NH3 से रिएक्शन करता है, तो जाहिर सी बात है इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव, और इसके पास लोन पेयर है तो H+ को लेगा, तो H+ को लेगा तो NH4 पर प्लस, ठीक है ना, और क्लोरीन माइनस, जब इस पर पॉजिटिव है तो क्लोरीन भी इस पर जाएगा, क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो ये होगा कैसा, किस कलर का, तो श्वेत धूम्र उत्पन्न करेगा, ये चीज बा श्वेत धूम्र उत्पन्न करता है, स्पष्ट में। ये रिएक्शन हम लोग देखे भी है, इसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन आ सकता है क्या होता है जब HCl अमोनिया से अभिक्रिया करता है, तो क्या कहिएगा, जब HCl अमोनिया से अभिक्रिया करता है तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का श्वेत धूम्र उत्पन्न करता है। इसको बात को नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में सब्जेक्टिव रूप में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह दुर्बल अम्लों के लवण को विघटित कर देता है। दुर्बल लवण कि यहाँ पर यह दुर्बल अम्लों के लवण को, तो दुर्बल अम्ल क्या होता है, जैसे मान लीजिए H2CO3, मान लीजिए और भी ले सकते हो H2SO3, ये क्या है, दुर्बल है, कमजोर लवण है।
तो ये कमजोर एसिड है, वीक एसिड है। जब इसका लवण बनाएंगे तो मान लीजिए इसमें सोडियम डाल देते हैं भाई, Na2CO3, यहाँ सोडियम डाल देंगे तो Na2SO3। अब इनकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे? HCl के साथ। जैसे ही इनकी अभिक्रिया HCl के साथ कराई जाती है तो ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ से निकल जाता है NaCl, निकल गया ना NaCl। अब यहाँ एक तो क्लोरीन गया, ठीक है, अब हाइड्रोजन इसमें आके शिफ्ट हो जाएगा, फिर बन जाएगा NaHCO3, फिर ये NaHCO3, ये भी अभी लवण है, ठीक है ना, लेकिन अम्लीय लवण है, फिर HCl से क्रिया करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ वाला सोडियम चला जाएगा तो NaCl बनाएगा, ठीक है ना, NaCl बनाएगा। ये थोड़ा सा रिएक्शन मिस्टेक किया हम, 1 मिनट, यहाँ पर ये नहीं होगा छोटू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि Na2CO3 HCl से अभिक्रिया कर रहा है तो NaCl तो निकल गया, ठीक है ना, इसका साथ साथ आपका निकलेगा H2CO3, जिसको हम लोग लिखेंगे H2 और CO2, H2 और CO2। फिर यहाँ वाला रिएक्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझिएगा जरा, यहाँ लिख दे रहे हैं हम Na2SO3, ये वीक एसिड के लवण है, HCl से क्रिया किया, बना लेगा बाबू मेरे, क्या बना लेगा छोटू? तो यहाँ पर बना लेगा NaCl प्लस H2 प्लस SO2, ठीक है ना। तो ये दुर्बल अम्ल के लवण को आसानी से तोड़ देता है, विघटित कर देता है। देखता है कि ये चीज को तोड़ के 2-3 पार्ट में कर दिया, ये HCl की वजह से हुआ है। स्पष्ट ना? तो इसको आप नोट कर सकते हो या इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, लिख लीजिए इसको। तो बाबू अब हम लोग देखेंगे एक्वा रेजिया। बेसिकली एक्वा रेजिया को हमने आपको बता दिया है, एक्वा रेजिया का एप्लीकेशन कैसे ये फॉर्म करता है, ये कितने अनुपात में मिक्स होके HCl और HNO3 का मिश्रण होता है, ये हर चीज हमने डीपली बताया आपको ग्रुप 15 जब पढ़ाया तब। लेकिन ये तो आप वहां से कवर कर लीजिएगा। अब इसका रिएक्शन देखेंगे, HCl का रिएक्शन देखेंगे धातु के साथ, जैसे कि जिंक आयरन, ये धातु के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, जरा ध्यान देंगे। ये HCl जिंक से अभिक्रिया करके बनाता है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैसीय मुक्त करता है। अब देखिए यही Fe है, HCl से अभिक्रिया करके FeCl2 और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अब आपके माइंड में क्लिक होता है, सर जी हमने FeCl2 भी देखा है और FeCl3 भी ये फॉर्मूला देखा है, तो क्यों नहीं यहाँ पर FeCl3 बन रहा है, क्यों FeCl2 ही बन रहा है? यहाँ पर ये क्वेश्चन जनरेट होता है, ये एडवांस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन कि HCl आयरन चूर्ण से क्रिया करके FeCl2 बनाती है, मतलब फेरस क्लोराइड बनाती है, लेकिन FeCl3 नहीं बनाती है। क्यों फेरिक क्लोराइड नहीं बनाती है, क्यों? ध्यान देंगे, यही चीज है बाबू कि यहाँ पर हाइड्रोजन मुक्त होता है और हाइड्रोजन का मुक्त होना FeCl3 को बनाने से रुकता है। वही चीज हमें लिखा है कि Fe माने आयरन HCl से क्रिया करके H2 गैस बनाती है। यही चीज देखो, HCl Fe से क्रिया करके H2 गैस बनाती है। ये रिएक्शन देखिए आप, ये H2 गैस बना रही है और FeCl2 इसके साथ क्यों बन रहा है, क्यों नहीं FeCl3 बन रहा है? तो इसका कारण है H2 का मुक्त होना माने हाइड्रोजन का निकलना फेरिक क्लोराइड माने FeCl3 के बनाने को रोकता है। ये प्रायोगिक तथ्य, ये एक्सपेरिमेंटल है। चलिए आप इसको नोट करिए, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। चलिए इसको आप नोट करें बाबू। तो मेरे बाबू हम अब पढ़ेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, जिसका हिंदी होता है अंतर हैलोजन यौगिक या अंतर हैलोजन यौगिक। देखिए इंटर हैलोजन कंपाउंड या इसी को बोल सकते हैं अंतर या अंतर हैलोजन यौगिक। क्या होता है ध्यान दीजिएगा, जब दो हैलोजन, जब दो अलग अलग भिन्न भिन्न हैलोजन संयोग करते हैं, क्रिया करते हैं, तो उसके फलस्वरूप अंतर हैलोजन यौगिक का निर्माण होता है। मतलब उस कंपाउंड में दोनों हैलोजन ही होगा, जिसको हम लोग, जब दो ही प्रकार के हैलोजन है तो उसको हम लोग बाइनरी कंपाउंड कहेंगे, जिसको अंतर हैलोजन यौगिक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमने डिफिनेशन लिखा है कि जब दो भिन्न भिन्न हैलोजन एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करती है तो एक बाइनरी कंपाउंड बनाती है, जिसे इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। अब जरा ध्यान देंगे,
किस टाइप के ये कंपाउंड बनाते हैं। जैसे ये एक्स डैश, मतलब ये एक्स और एक्स डैश दोनों ये हैलोजन है लेकिन अलग अलग है। ये यदि क्लोरीन है तो ये फ्लोरीन हो सकता है, ये आयोडीन है तो ये ब्रोमीन फ्लोरीन क्लोरीन हो सकता है, ठीक है ना। एक्स डैश 3, एक्स डैश 5, एक्स डैश 7 प्रकार के हो सकते हैं, जहां ये जो आपका एक्स है ये बड़े आकार तथा कम इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हैलोजन परमाणु है। जो यहाँ एक्स डैश है ये छोटे आकार तथा अधिक मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हैलोजन परमाणु है। अब नेक्स्ट पॉइंट जरा समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एक्स डैश, तो ये एक्स क्या होना चाहिए, बड़े आकार का। मान लें हम आयोडीन ले लेते हैं, ठीक है ना, बड़े आकार का तथा कम इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हैलोजन। हैलोजन में सबसे कम इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इसी का होता है। अब एक्स डैश क्या है, छोटे आकार तथा मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी एक्स डैश, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ, ठीक है ना, या IF3। बात बुझा ना, बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। यहाँ पर जरा देखिएगा, जैसे जैसे यदि एक्स तथा एक्स डैश के बीच, एक्स तथा एक्स डैश के बीच त्रिज्या का अनुपात बढ़ता है तो प्रति अणु परमाणु की संख्या बढ़ती है। मतलब कहने का अर्थ है कि एक इतना बड़ा है और एक इतना बड़ा है, एक हैलोजन इतना बड़ा है और एक बहुत बड़ा है। तो जैसे जैसे ये दोनों के त्रिज्या के अनुपात, इसका अनुपात निकालेंगे तो बड़ा वाला के बट्टा छोटे वाला करते हैं ना, इसका अनुपात जितना ही ज्यादा आएगा, ठीक है ना, तो प्रति अणु परमाणु की संख्या बढ़ेगी। माने कहने का अर्थ है कि एक बड़ा हैलोजन एक छोटा हैलोजन, तो त्रिज्या का अनुपात ज्यादा आएगा, और जब त्रिज्या का अनुपात ज्यादा आ जाएगा तो हैलोजन जो परमाणु की संख्या है वो बढ़ेगी, प्रति हैलोजन अणुओं की संख्या बढ़ेगी, ठीक है ना। ये सभी कोवैलेंट मॉलिक्यूल होते हैं तथा प्रकृति में डायमैग्नेटिक मतलब प्रति चुंबकीय होते हैं जितना अंत हैलोजन कंपाउंड से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एग्जांपल जैसे एक्स डैश का, तो यहाँ पर ये एक्स और एक्स डैश छोटा है और एक्स बड़ा है, तो त्रिज्या का अनुपात ज्यादा होगा। जब त्रिज्या का अनुपात ज्यादा होगा तो प्रति परमाणु के अणुओं की संख्या देखो ज्यादा है, जैसे ClF, BrF, BrCl, IBr, ICl, ठीक है ना, इतना ये होगा एक्स डैश का एग्जाम्पल। वैसे ले लिए एक्स डैश 3, तो देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका भी साइज बढ़ रहा है, इसका भी साइज बढ़ेगा, तो क्या होगा, अंत हैलोजन यौगिक की संख्या कम होगी, तो ClF3, BrF3, ICl3, एक्स डैश 5, BrF5, IF5, एक्स डैश IF7। तो जैसे हम लोग यहाँ पर इसका साइज त्रिज्या का अनुपात का जो वैल्यू है जितना ही घट रहा है उसकी संख्या उतना ही लगता है, प्रति परमाणु अणु की संख्या घट रही है, बढ़ेगी तो बढ़ेगा। स्पष्ट ना, आप इसको नोट कर लीजिए। इसका हम लोग नामकरण देखते हैं किस प्रकार नाम दिया जाता है, ठीक है ना, और केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो बच्चों इसके नेमिंग के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे। ध्यान दीजिएगा नेमिंग इसका, देखिए इनका नाम कम इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हैलोजन के हैलाइड्स द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। क्या बोले हम, जिसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इनका नाम कम इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हैलोजन के हैलाइड से दिया जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि मान लीजिए हमारे पास ClF है, क्या है ClF, तो इसमें कम इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी को देखना है, तो कौन है क्लोरीन, तो इसका नाम दे बिल्कुल, तो लिखेंगे क्लोरीन। फ्लोरीन एक है तो मोनो फ्लोराइड, फ्लोराइड, स्पष्ट ना। जैसे इसका नाम दे रहा है ClF3 है, तो यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कौन हैलोजन है, क्लोरीन है, तो लिखेंगे क्लोरीन, ठीक है। 3 गो फ्लोरीन है तो लिखेंगे ट्राई फ्लोराइड, फ्लोराइड। ऐसा ही है मेरे पास IF7, कम इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हैलोजन कौन है, तो आयोडीन है, तो लिखेंगे आयोडीन। 7 है तो हेपटा फ्लोराइड। हम दे दे तुमको BrF5, नाम क्या देखो, कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम हैलोजन, ब्रोमीन है तो लिखेंगे ब्रोमीन पेंटा फ्लोराइड, समझ गए हो। तो नामकरण में कोई परेशानी नहीं है, सर जी हो गया। अब देखिए बनाने की विधि को देखते हैं कैसे बनता है, ये बनता कैसे, ध्यान दीजिएगा।
Cl2 और F2 की क्रिया कराते हैं तो ClF बनता है। इसको वायलेंस कर सकते हो, यहाँ 2 लगा दीजिए तो वायलेंस हो जाएगा। I2Cl2 अभिक्रिया करता है तो ICl बनता है। Br2F2 अभिक्रिया करता है तो ध्यान रहे BrF3 बनता है। लेकिन यही चीज इन सबों को हमने एक्सेस ले लिया, इधर क्या ले लिया हमने, एक्सेस ले लिया। जब इसकी मात्रा बढ़ाए हैं हम तो यहाँ पर बनता है ClF3 ले सकते हो, ठीक है ना। ICl3 बना सकते हो, ICl5 भी बन सकता है जब एक्सेस मात्रा रहे तब। BrF5 बना सकते हो। बात बुझे ना, जब एक्सेस मात्रा करेंगे इसका तो ये बाबू इनकी संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन ये डायरेक्ट रहे, लिमिट रहे, इसका अनुपात इसका अनुपात सेम रहे तो ये बनता है। लेकिन ये रिएक्शन ध्यान रहे Br2F2 वाला BrF3 बनता है। अब देखते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में महत्वपूर्ण चीज है जल अपघटन अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, जल अपघटन अभिक्रिया हम लोग को कितने प्रकार के पता है, हेलोजन कंपाउंड जैसे XX-1, XX-3, XX-5, XX-7, यही ना टाइप के एग्जिस्ट करते हैं। किसी कंफ्यूजन तो नहीं है। अब इन्हीं का जल अपघटन कराना है मेरे को। देखिए XX', ठीक है ना, और H2 क्या बनाएगा, ऐसे ही XX'H2 क्या बनाएगा, तो यहाँ 3 करेंगे XX'3। ऐसे ही मेरे पास XX'5 है, H2O से क्रिया कराना है। ऐसे ही XX'7 है, H2O से क्रिया कराना है। माने ये अंतः हेलोजन कंपाउंड, इनकी अभिक्रिया जल के साथ, माने जल अपघटन। जब इनकी अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो यहाँ पर बनता है बाबू मेरे HOX, ठीक है ना, क्या बनता है HOX', ठीक है। यहाँ पर बनेगा HOX बनेगा, X' नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसका ज्यादा है तो इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। पानी OH देगा तो OH देगा नेगेटिव तो इसको खींचेगा, मैंने X को खींचेगा। चलिए हो गया। साथ में H, यहाँ पर लिख देते हैं सही के HX प्लस HOX, ठीक है ना। अब इसमें डिसाइड करना है कि कौन इसके साथ होगा कौन इसके साथ होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है तो OH को खींच लेगा, तो X वाला ये हो जाएगा और ये X' हो जाएगा। स्पष्ट ना, किसी को कहीं कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर, नो कंफ्यूजन, वेरी गुड। अब इसमें ये बनाना है, ठीक है ना, तो यहाँ पर वही चीज बन जाएगा HX' प्लस, ठीक है ना, यहाँ पर बन जाएगा HX3 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए हेलोजन का। तो कितना ऑक्सीजन दे दे कि 3 आ जाए, तो O2, HXO2, 2 दूनी के 4, एक घटा दीजिएगा तो 3 प्लस 3 आएगा। फिर यहाँ पर वही चीज HX' प्लस HXO। अब इसमें ऑक्सीजन कितना लेके इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है जो है इसका, तो यहाँ पर हम 3 ले लेंगे तो 3 दूना 6, एक घट जाएगा हाइड्रोजन 5, इसका 5 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। वैसे ही इसमें सेम HX' प्लस क्या कर दे HXO। अब कितना करे कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसका इसका सब +7, इसमें भी हाइड्रोजन में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आना चाहिए। जल अपघटन का यही फायदा है। तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8, एक घटा देंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये बनेगा जल अपघटन के फलस्वरूप। तो आप इसको आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में बाबू। इसके आगे हम देख रहे हैं, इसको आप नोट करें छोटू, या इसका शॉर्ट स्क्रीन आप ले सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो बाबू मेरे अब हम लोग देख रहे हैं एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट, फ्लोरीकारक के रूप में। ये अंतः हेलोजन यौगिक है, अंतः हेलोजन यौगिक यूरेनियम से अभिक्रिया करके UF6 बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोरीकारक, ठीक है ना। ये फ्लोरीकारक होता है क्योंकि ये इसमें फ्लोरीन आसानी से ऐड हो जाता है। तो यूरेनियम ClF3 से क्रिया करता है, UF6 बनाता है, स्पष्ट ना, 3ClF बनाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि I2 से ICl अधिक क्रियाशील होते हैं क्यों? I2 से ICl अधिक क्रियाशील होते हैं क्यों, जरा ध्यान दीजिएगा। इधर हम समझते हैं, इसका आप वीडियो को पॉज करके शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो, ध्यान दो इधर। हमारे पास है कि क्रियाशीलता की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। कह रहा है कि ICl जो है ये अधिक क्रियाशील है I2 से, क्यों?
आप जरा ध्यान दीजिएगा, ICl इसका ये हो गया, I2 का ये हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा और ये छोटा, ये बड़ा जितना बड़ा ये, बताओ किस में आसानी से ओवरलैपिंग हो जाएगा, किस में आसानी से? जाहिर सी बात है ये समान पीरियड के हैं, सेम है, तो ये आसानी से ओवरलैपिंग करेगा। और जब आसानी से ओवरलैपिंग करेगा तो बॉन्ड मजबूत होगा, और जब बॉन्ड मजबूत होगा तो ये जल्दी टूटेगा नहीं, तो इसकी क्रियाशीलता घट जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, ओवरलैपिंग अच्छा से नहीं हो रहा है, और जब ओवरलैपिंग अच्छा से नहीं हो रहा है तो फिर ये बॉन्ड कमजोर होगा, और जब ये बॉन्ड कमजोर होगा तो आसानी से टूटेगा। टूटने के बाद हैलोजन परमाणु ये देगा, और जो हैलोजन दूसरे पदार्थ से क्रिया कर लेगा, ठीक है ना। इसलिए ICl की क्रियाशीलता I2 से अधिक होती है। वही बात लिखा गया है आंसर में कि ICl I2 की तुलना में अधिक क्रियाशील है, क्योंकि ICl बॉन्ड में I बॉन्ड से दुर्बल है। ये जाहिर सी बात है, दुर्बल है, कमजोर है, इसलिए ICl शीघ्रता से वियोजित हो जाता है, माने टूट जाता है। वियोजित होकर हैलोजन एटम देता है, जो आसानी से रिएक्शन में भाग ले लेता है। अब देखिए एसिडिक ऑर्डर, अम्लीय ऑर्डर आपसे पूछ सकता है, क्रम पूछ सकता है कि HClO4, HClO3, HClO2, HClO में किसका अम्लीय गुण ज्यादा है, उसका ऑर्डर बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है उसका अम्लीय गुण ज्यादा है, माने ऑर्डर ये हो जाएगा। इसका कारण क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान रहे, ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम का बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर भी बढ़ता है। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 गुना 8, एक घट गया, +7 आएगा, यहाँ +5 आएगा, यहाँ +3 आएगा, यहाँ पर +1 आएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यूं बढ़ेगा, वैसे ही एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। स्पष्ट ना। अब हम लोग देखेंगे हैलोजन के ऑक्सी अम्ल को, ठीक है ना, और कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को, अंतः हैलोजन यौगिक के, और इसी के साथ आपका ग्रुप 17 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक क्लास लेंगे ग्रुप 18, एक क्लास में वो कंप्लीट हो जाएगा, माने कि ओवरऑल। और आपका एक क्लास लगेगा, इस क्लास के बाद एक क्लास लगेगा और P वाला खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं D एंड F वाला आपको पढ़ाऊंगा, या कहिएगा तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा। स्पष्ट ना। अब जो चैप्टर D एंड F वाला में आपका कम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा 4 क्लास। 4 क्लास में D एंड F वाला आसानी से कंप्लीट कर देंगे। 4 क्लास कंप्लीट हो जाएगा, मानिए ओवरऑल D वाला भी आपका विद इन ए वीक, एक हफ्ता के अंदर खत्म हो जाएगा। अब बच जाएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, एक चैप्टर इनऑर्गेनिक का। तो हम लोग सिलेबस का क्यों लेकर के हम पैनिक नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा सिलेबस में आगे निकल चुके हैं। P ब्लॉक आपका D एंड F ब्लॉक भी कंप्लीट हो ही जाएगा विद इन ए वीक, एक सप्ताह के अंदर। मेटालर्जी हम लोग पढ़ लिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक बचा, इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर जैसे इनऑर्गेनिक कंप्लीट होगा फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। फिजिकल में आपका 5 चैप्टर है, और 5 चैप्टर में एक चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री बहुत छोटा है, जिसको कुछ समय देते हैं, देने के बाद वो कंप्लीट हो जाता है 2-3 क्लास में। 4 चैप्टर मुख्य रूप से हम लोग को देखना है, ठीक है ना, और बहुत आसान है। तो ओवरऑल हम लोग आसानी से समय के पहले कंप्लीट कर लेंगे। क्या? तो बाबू मेरे अपने केमिस्ट्री को, सब चीज़ को एकदम डीपली पढ़ करके। आपके माइंड में चलता होगा कि सर 3 माह है, 4 माह है, कैसे होगा? बाबू मेरे जो मेजर था हम लोग पढ़ लिए। ऑर्गेनिक में मेजर था नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ लिए। अब GOC कम लगेगा समय, रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट कर देंगे, चैप्टर फटाफट कंप्लीट होगा। बेसिक चीज़ हम लोग मजबूत कर लिए ऑर्गेनिक का। और जब बेसिक चीज़ मजबूत हो गया तो फिर आगे बढ़ने में, चैप्टर को कंप्लीशन में समझने में कोनो परेशानी नहीं। और जब परेशानी नहीं तो आसानी से हम लोग सिलेबस को भी समय से कंप्लीट कर लेंगे। तो बिल्कुल आपका सिलेबस एकदम सही दिशा में चल रहा है, एकदम ऐसा हर साल से अच्छा है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। क्लियर? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मामले में हम लोग बहुत आगे हैं, ऑर्गेनिक में ठीक ठाक है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक भी ठीक चल रहा है आपका समय से, स्पष्ट ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे इसके ऑक्सी एसिड को, हैलोजन के ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड बोलिए ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन। ध्यान दीजिएगा, इसकी 4 श्रेणियां होती है, ठीक है ना। इनकी 4 श्रेणियां होती है। कौन होती है भाई? फर्स्ट HXO, सेकेंड HXO2, नेक्स्ट HXO3 और लास्ट HXO4। HXO को हम लोग हाइपोहेलस एसिड कहते हैं, या इसी को बोल सकते हैं हेलिक फर्स्ट एसिड। क्यों फर्स्ट एसिड बोल रहे हैं? इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ रहा है, इसलिए। नेक्स्ट HXO2 रहे तो इसको हम लोग कहेंगे हेलस एसिड। क्या बोलेंगे?
हैलस एसिड या इसी को हम लोग बोल सकते हैं हैलिक, ठीक है ना। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, 2 दूना 4 3 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 एसिड। स्पष्ट। वैसे ही मेरे बाबू इसको बोलते हैं हैलिक एसिड। क्या बोलते हैं? हैलिक एसिड, या इसी को बोल सकते हैं हैलिक, ठीक है ना। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +5, तो 5 एसिड। वैसे ही ये है आपका पर हैलिक एसिड कहते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या, इसको हैलिक, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 एसिड, ठीक है ना। किसी को कहीं कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पर आप समझ गए। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास है HClO, इसका नाम क्या होगा? तो जैसे हाइपोहेलस एसिड बोले हैं, वैसे ही हाइपोक्लोरस एसिड कह देंगे। इस टाइप का है तो इसका नाम होता है हाइपोहेलस एसिड, तो उसका हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड, या उसी को बोल सकते हैं क्लोरिक फर्स्ट एसिड। स्पष्ट ना। नेक्स्ट, यदि हम एक एग्जांपल ले ले HClO2, इसी क्लोरीन हैलोजन को समझा दे रहा है। यदि HFO रहता तो हाइपोफ्लोरस एसिड, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्लोरीन ले लिए, तो इसका नाम हो जाएगा हेलस एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरस एसिड। क्या हो जाएगा? क्लोरस एसिड या क्लोरिक थर्ड एसिड। इसका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास है HClO3, इसी को ले लो भाई, तो नाम क्या है? हैलिक एसिड, तो यहाँ क्लोरिक एसिड हो जाएगा। HClO4 हो जाए, तो यहाँ पर हैलिक एसिड है, तो यहाँ पर क्लोरिक एसिड हो जाएगा। माने एग्जांपल भी समझ गए, यहाँ पर ब्रोमीन ये सब कुछ हो सकता है। आई होप कि आप कंसेप्ट ये समझे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तथा स्मॉल साइज के कारण फ्लोरीन केवल एक ऑक्सी एसिड, कौन? तो HOF बनाता है, लेकिन इनके अलावा अन्य हैलोजन होगा वह कई ऑक्सी एसिड बनाता है। अन्य हैलोजन कई ऑक्सी एसिड बना सकते हैं या बनाते हैं, ये ध्यान रहे। इसको नोट कर लीजिए, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब हम लोग लास्ट टॉपिक इसमें देखेंगे स्ट्रक्चर, अंतः हैलोजन यौगिक के स्ट्रक्चर को कुछ देखते हैं, ठीक है ना। उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट करिए इसको दोस्त। तो बाबू मेरे, अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हैलोजन यौगिक कंपाउंड्स। हम लोग पहला टाइप देख रहे हैं XX-3 प्रकार के। सर जी आपने XX- को नहीं लिया बाबू, XX- क्या होगा? लीनियर होगा, ठीक है ना उसका स्ट्रक्चर। अब ध्यान दीजिएगा, XX-3 प्रकार के कंपाउंड्स कौन कौन हो सकते हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड, तो ClF3, BrF3, ICl3। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं हम बाबू। कंसीडर कर लेते हैं किसी एक को ClF3, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, चेक करते हैं क्या होगा। सबसे पहले सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, 7 होता है तो 7, और मोनोवैलेंट एटम फ्लोरीन मोनोवैलेंट होता है 3 है तो 3, 2 से डिवाइड करते हैं, वैल्यू आता है 7 3 10 5 आएगा। इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d1 या D, ठीक है ना। अब जरा ध्यान देंगे, अब आप ध्यान देंगे यहाँ पर। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको पता होना चाहिए कि ये क्लोरीन 3 फ्लोरीन से सिंगल बॉन्ड बनाया है। ये क्लोरीन 3 फ्लोरीन से सिंगल बॉन्ड बनाया है, या ब्रोमीन 3 फ्लोरीन से सिंगल बॉन्ड बनाया है, या आयोडीन 3 फ्लोरीन से सिंगल बॉन्ड बनाया है। माने 3 गो बॉन्ड बनाता हुआ यहाँ पर सेंट्रल एटम हैलोजन दिख रहा है। यही ना है बाबू मेरे। तो आप जरा ध्यान देंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन तो हम लोग कर लिए, यहाँ पर हम इसका लोन पेयर पहले निकाल देते हैं, तब उसकी बात करते हैं। तो लोन पेयर इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर का फॉर्मूला होता है टोटल, क्या होता है? ऑर्बिटल। तो कितना है? sp3 4 I1 5, हमारे सराउंडिंग एटम 3 है, तो इसके पास 2 लोन पेयर आएगा, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम, Cl17। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स होगा, तो 3s2 और 3p5 होगा। इसमें 3d भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं होगा। तो इसका ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल वाइज कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। s और p में 3 और d तो खाली रहेगा, 1 2 3 4, ठीक है ना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 1 यहाँ भर देते हैं 5। अब जरा आप बताइए, यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना,
बॉन्ड बनाने की क्षमता कितना है, एक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्लोरीन या जो सेंट्रल एटम हैलोजन है वह 3 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर एक ही बॉन्ड। तो ये ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में जाएगा। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में जाता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, ठीक है ना, और ये 1 2 3 4। आप जरा ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें कूद के चला जाएगा, तो इसमें 2 है और इसमें से कूद के चला गया, तो ऐसे ऐसे एक ए में आ जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 3 आ रहा है ना, माने बॉन्ड बनाने की क्षमता कितना आ रहा है यहाँ पर, कोवैलेंसी, ठीक है ना, माने n इक्वल टू कितना आ रहा है, 3, माने बॉन्ड बनाने की क्षमता कितनी आ रही है, 3 आ रही है। किसी को कहीं कंफ्यूजन नहीं है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जब हाइब्रिडाइजेशन बहु में क्या आ रहा है, sp3d, तो इसका होगा आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन मेरे ध्यान रहे हमको शेप बताना है, स्ट्रक्चर और शेप में अंतर होता है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हम लोग कुछ कैसा बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं, मान लीजिए कोई सेंट्रल एटम होता है, ठीक है ना, क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, फिर हम लोग मिला देते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाना है। फिर एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। आप जरा बताइए कि हमारे पास ये क्लोरीन हो जाएगा सेंट्रल एटम, चलिए इसमें क्लोरीन को भर देते हैं। आप जरा बताइए फ्लोरीन कितने हैं, 3 हैं। तो फ्लोरीन जब 3 है तो सबसे पहले इसको एडजस्ट करते हैं परपेंडिकुलरली, फिर एक फ्लोरीन को यहाँ एडजस्ट कर दे रहे हैं। आप जरा बताइए कि 3 फ्लोरीन एक क्लोरीन तो एडजस्ट हो गया, इसके पास 2 लोन पेयर भी है, तो इसकी जगह यहाँ पर 2 लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इस शेप को आप शेप बताइए कि कैसा शेप होगा। तो शेप बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, लोन पेयर को ढक लेते हैं। आप जरा ध्यान से देखिएगा तो इसका शेप इस तरह से आ रहा है, या इसी को हम रोटेट कर दें इस तरह से तो टी शेप आएगा। तो इसका शेप जो आएगा टी आकार आएगा या टी शेप, बात हो जाए ना, टी शेप है, टी आकार का ये शेप आएगा। आई होप कि आप कंसेप्ट को समझे होंगे। आप इसको नोट करें या इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें मेरे बाबू, इसको नोट करें या इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। चलिए नोट करिए, हम आगे देखते हैं XF5 प्रकार के कंपाउंड्स को, नोट करिए इसको। चलिए बहु मेरे नेक्स्ट टाइप के ले रहे हैं हम XX- प्रकार के। इसका एग्जांपल IF5, BRF5, CLF5। यहाँ पर जो सेंट्रल एटम हाइड्रोजन है सब फ्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड बना रहा है, यही ना कर रहा है। तो सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक जानते हैं कि सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हैलोजन है तो 7 और मोनोवैलेंट एटम सब में 5 है तो 5, 2 से भाग देंगे आएगा आपका 6, माने हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d2, यही ना आएगा। चलिए लोन पेयर को भी देख लेते हैं। तो सराउंडिंग सबसे पहले ऑर्बिटल कितना है sp_d, तो 4 और 2 6 है, माइनस सराउंडिंग एटम 1 लोन पेयर आएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आयोडीन को लीजिए या ब्रोमीन को या कोलिन को, किसी एक को ले लीजिए। मान लीजिए हम कोलिन को ही लेते हैं, तो कोलिन 17, सामान्य विन्यास 3s2 3p5 3d तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है। ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल वाइज कॉन्फ़िगरेशन, s के लिए 1 बक्सा, p के लिए 3 और d के लिए 4, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 बक्सा। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन तो भर दीजिए, p में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4 5। तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 दिख रहा है ग्राउंड स्टेट में, हमको बनाना कितना है 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो चलिए एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में आते हैं। जब एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में आते हैं तो ये जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन एक क्या हो जाएगा, 1 2, ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के अगला में चला जाएगा, माने डी में। क्यों डी में चला जाएगा, इसके पास भाई खाली है तो चला जाएगा। तो 1 2 3 बाउंड बनाया है, हमको चाहिए 5। चलिए एक्साइटेड स्टेट सेकंड में जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट सेकंड में जाएंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एस में तो जोड़ा इलेक्ट्रॉन रहबे करेगा, पी में और डी में 1 2 3 4। अब इसका भी अनपेड इलेक्ट्रॉन एक कूद के चला जाएगा, ये वाला अनपेड जोड़ा इलेक्ट्रॉन कूद के चला जाएगा, तो इसमें पूरा अनपेड हो जाएगा और इसमें एक्स्ट्रा 2 हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ पर क्या क्या भाग लिया है, ठीक है ना, आप जरा बताइएगा। तो एस P3 और D
यहाँ पर है 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d, तो यहाँ पर एस का 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एस का 1 और पी का 3 और डी का 2, तो sp3d2, sp3d2 क्यों? क्योंकि 3s भी है, 3p भी है और 3d भी है। अब जरा फोकस करेंगे, आप कृपया ध्यान दें, आप ध्यान देंगे। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो जब ये आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका स्ट्रक्चर मेरे दोस्त हो जाएगा स्क्वायर बाय पिरामिडल, दैट मींस ऑक्टाहेड्रल होगा। क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। लेकिन ये स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके शेप की बात करें तो स्क्वायर पहले बना लीजिए। सेंट्रल एटम क्या है? तो मान लीजिए सेंट्रल एटम हम क्लोरीन या आयोडीन को ही ले लेते हैं। पहले स्क्वायर बनाइए और प्रत्येक जगह फ्लोरीन जम जाएगा, जमावट होगा फ्लोरीन का, एक ऊपर एक नीचे होगा। एक लोन पेयर आ रहा है बाबू मेरे, तो यहाँ पर एक लोन पेयर दे दीजिए आप, और एक फ्लोरीन आप यहाँ लगा दीजिए। आप जरा ध्यान दीजिएगा, इसको डॉट डॉट से मिला दे रहे हैं मैं। आप जरा इमेजिंग कीजिए, हमको शेप बताना है तो लोन पेयर को ढांक लेते हैं। आप ध्यान से देखिएगा तो स्क्वायर पिरामिडल होगा, ठीक है ना? स्क्वायर पिरामिडल, तो ये शेप इसका हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल या पिरामिड, स्क्वायर पिरामिडल। स्पष्ट ना? तो ये था बाबू मेरे एक्स डैश 5 प्रकार के इंटर हैलोजन यौगिक का ये स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखेंगे एक्स डैश 7 के लिए। चलिए इसको आप नोट करिए पहले। चलिए बाबू यहाँ पर हम नेक्स्ट देख रहे हैं एक्स डैश 7 प्रकार के। एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है IF7, बस ये एक ध्यान में रखना है। चलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन यदि निकालेंगे तो 7 + 7/2 माने कि 7 माने sp3d3, ये आएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। चलिए हम आयोडीन को लेते हैं, ठीक है ना? आयोडीन 53 होता है, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन 4 नंबर पर है, और ये 5 पीरियड का होगा, तो इसका सामान्य विन्यास होगा 5s2 और 5p5, ठीक है ना? इसमें 5db माने होगा। ग्राउंड स्टेट देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्बिटल वाइज, तो s के लिए 1 बक्सा 2 इलेक्ट्रॉन, p के लिए 3 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, d तो खाली है, छोड़ दीजिए। चलिए एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में आते हैं, इलेक्ट्रॉन को खुद आना है। तो ये जो d है 1 2 3 4, ये जो जोड़ा है ये कूद के इसमें चला जाएगा, जो जोड़ा है वह कूद के अनपेयर्ड हो जाएगा। तो s के लिए ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, p के लिए 1 2 3 और 4, फिर कूदेगा उसमें से 1 2 3 4, तो इसमें आ जाएगा। फिर एक्साइटेड स्टेट सेकेंड में हम लोग आते हैं, ठीक है ना? s, ठीक है ना? ये p हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन आप कूद के चला जाएगा 1 2 3, और इसमें 1 2 3 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा अनपेयर्ड। फिर एक्साइटेड स्टेट थर्ड। क्यों सर थर्ड में जा रहे हो? क्योंकि मेरे बाबू हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 चाहिए, चूंकि आयोडीन फ्लोरीन के साथ 7 सिंगल बॉन्ड बना है इसलिए। चलिए, तो ये वाला भी इलेक्ट्रॉन आप कूद के चला जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। तो एस में 1 इलेक्ट्रॉन, और पी में सब 1 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में, और डी में भी 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है ना? अब जरा देखिएगा, एक एस भाग लिया है, 3 पी भाग लिया है, और डी 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d3, sp3d3। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसका स्ट्रक्चर या शेप सेम होगा। जब sp3d3 आ रहा है तो 2 और 3 5 पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगा। तो पेंटागोनल आयोडीन बीच में 1 2 3 4, ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा 5, एक ऊपर 6 और नीचे 7। इसमें यदि लोन पेयर आप निकालिएगा तो लोन पेयर निकालिएगा तो ये तो ऑर्बिटल की संख्या कितनी है?
7 है, 4 और 3 7, 7 घटे ये तो 0 आएगा, लोन पे 0 आएगा। और इसको डॉट डॉट मिला दो, ठीक है ना। अब इसको आप लोग मिला सकते हो डॉट डॉट, ठीक है। मतलब ये आ रहा है आपका पेंटागोनल बाई पिरामिडल। कैसा रहा है, इसको ऐसे मिलाएंगे हम, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इसका शेप या ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर तीनों सेम आएगा, रेगुलर है, तो इसको हम कहेंगे पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है ना। आप इसको नोट करिए। इसी के साथ आपका बाबू ग्रुप 17 कंप्लीट हो गया अच्छा से। अब हम लोग लास्ट ग्रुप 18 एक क्लास रहेगा, उसके लिए माने अगले क्लास कल कंप्लीट हो जाएगा आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।